हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, थोड़ा सा समय परिवर्तन हो गया है क्योंकि जो आपका सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच दी जाती है डेली 11 से 12 बजे के बीच में, उसको आज शाम को 8 बजे दी जा रही है। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू और लाइट का भी प्रॉब्लम था, तो इस तरह से वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो चलिए, आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो आपका प्रयास बैच है। ठीक है, तो प्रयास बैच को कंटिन्यू करेंगे। और ये आपका जो सीरीज़ है चौथे नंबर की होगी और इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी 25 होगी और सभी बहुविकल्पी टाइप के होंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सबसे पहले इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए, जजिया कर जो ब्राह्मणों पर एक प्रकार का कर लगाया जाता था, जो मुस्लिम शासक होते थे ये कर लगाते थे। ठीक है, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये तुगलक वंश का शासक था और इसने ये प्रथम सुल्तान हुआ दिल्ली का जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा। यहाँ दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में सोने के जो सिक्के होते थे उसको क्या कहा जाता था। तो चोल काल की यहाँ पे बात हो रही है, यानी दक्षिण साम्राज्य में जो चोल है सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था ये। तो इसके काल में यानी चोल काल में सोने के जो सिक्के चलाए जाते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता कुलंजू। ठीक है, कुलंजू जो है ये कहा जाता था आपके चोल काल में जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर कुलंजू। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश की अगर जो बात करेंगे इसके संस्थापक की, तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो आपके दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा कि जो आपका राष्ट्रकूट वंश है इसके जो संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी वालों आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा है और आगे के भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमुख वंशों से जो उसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो सबसे पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो 1872 लॉर्ड मेयो का शासनकाल था और इसी ने सबसे पहले भारत में जनगणना कराई थी। ठीक है, तो विकल्प इसका जो ये होगा डी होगा, सही उत्तर हो जाएगा। नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड जो रिपन है 1881-82 में यहाँ स्टार्ट हो गया था। एकदम नियमित जनगणना जो अभी तक चली आ रही है। ठीक है, तो ये भारत की 17वीं जनगणना 2011 वाली थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं, याद रखिएगा। कुछ पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। यहाँ कूका आंदोलन की बात करेंगे तो गुरु राम सिंह जो थे इन्होंने इसको संगठित किया था, गुरु राम सिंह। तो विकल्प में जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। चलिए दोस्तों, छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो किससे है। तो अनुच्छेद जो 356 होता है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर होगा कि जो अनुच्छेद 356 है इसका सीधा सीधा संबंध आपके राष्ट्रपति शासन से होता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ये बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों में देखे हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न सहित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 का जो संबंध है राष्ट्रपति शासन से है। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1956 में। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था 1956 में हुआ था। तो विकल्प इसका जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह किस देश से अपनाई गई है। तो भारत में बात करेंगे एकल नागरिकता की अवधारणा की, तो यह आपके इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब देखिए, इंग्लैंड से एक चीज़ और भी ली गई है, जो संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। ठीक है, जो संसदीय व्यवस्था है इसकी भी जो चीज़ें हैं हमारे संविधान में
वो आपके इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। यहाँ नागरिकों होगा, नायको टाइप हो गया गलती से। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है दोस्तों, तो वह है आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ पे देखिए नायकों की जगह आपको नागरिकों कर लेना है। ठीक है, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अनुच्छेद 32 का संबंध जो है वो हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन में है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो जो संसद होती है, भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है, तो उसको भंग करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि संसद को भंग करने का जो एक तरह का पावर होता है वो भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। अब देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कौन सी कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो विकल्प सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में देखेंगे बेरोजगारी, तो वहाँ शिक्षित तो सभी लोग हो जाते हैं लेकिन उनको शिक्षा के अनुरूप उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो इसलिए शहरी क्षेत्रों में आमतौर पे शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। 13 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहला नगर निगम की जो बात करेंगे तो आपके चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में पहला नगर निगम जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो कि ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान जी होते हैं इनका एक समयावधि होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, बीच में कोई कारणवश इनको हटाया जा रहा है तो उसकी बात अलग है। इनका इनका जो निर्वाचन होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ईजी भी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं एसएससी में। 15 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना है वो आपकी 1988 में की गई थी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में क्वेश्चन चाहिए या हिंदी में ही चाहिए, आप कमेंट हमें बता सकते हैं। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों चाहिए तो दोनों मिलेगा, और एक चाहिए तो एक ही मिलेगा। ठीक है, टोटल इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम से ही हम लोग, लेकिन अगर जो इंग्लिश वर्जन चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन के लिए प्रयास किया जाएगा आपको देने का। ठीक है, तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए या सिर्फ हिंदी ही चाहिए। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो दोस्तों स्पष्ट वलय वाला जो ग्रह है वो आपका शनि है। ठीक है, शनि ग्रह जो है इसके चारों तरफ जो है स्पष्ट वलय है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ठीक है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। देखिए सुनामी का अर्थ होता है ऊंची लहरें। ठीक है, समुद्र की ऊंची लहरें, तो सुनामी जो है जापानी शब्द की भाषा है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है अभी मैंने बताया, ऊंची लहरें। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, याद रखिए एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो विकल्प इसका सी होगा सही उत्तर। 20 नंबर का क्वेश्चन में है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन है। तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान की यहाँ पे बात करेंगे तो आपका आटाकामा है। ठीक है, आटाकामा जो मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थान वाला क्षेत्र है।
21 नंबर के क्वेश्चन में है कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है आपका सोनार जो है ये यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प इसका जो ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार जो है इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि दूरबीन का जो आविष्कार है इसको किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति था वो गैलीलियो था। ठीक है, गैलीलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। 23 नंबर के क्वेश्चन में है कि दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो दूध का पीएच मान जो है आपका 6.6 होता है, यानी अम्लता की गुण इसमें पाई जाती है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि दूध का पीएच मान 6.6 होता है। 24वें नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। तो इन जीवाश्म ईंधनों में से सबसे स्वच्छतम ईंधन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो प्राकृतिक गैस होता है सबसे स्वच्छ ईंधन इसको माना जाता है। बाकी सब तो ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, ज़्यादा अपने वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो आपका प्राकृतिक गैस चलता है, नेचुरल गैस, ये प्रकृति को बहुत कम नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इसे स्वच्छतम ईंधन का एक रूप जाना जाता है। अगला है सबसे बड़ा बीजांड जो है किसमें होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड की यहाँ पे बात करेंगे तो साइकस में होता है। ठीक है, इसमें साइकस में। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए कि सबसे बड़ा जो बीजांड है वो आपके साइकस के पौधे में होता है। तो विकल्प इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।